हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति एंड वेलकम टू मेंटस गैलेक्सी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, किसी चैप्टर को पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट उस चैप्टर के क्वेश्चंस को लगाना होता है। तो इसीलिए आज हम आए हैं इस वीडियो के साथ जहाँ पे हम सोल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन प्रीवियस वीडियो में कुछ टॉपिक रह गया था, तो उस टॉपिक को पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ना। ऑस्मोसिस को समझा था और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो हमने देखा था। वहां पे हमने देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं और सी यहाँ पे मोलैरिटी होता है। सी यहाँ पे मोलैरिटी होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग यहाँ पे मोलैरिटी में डिनोट करते हैं। अब होता क्या है, हम लोग जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें मोलैरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू मोलैलिटी। पर हमने देखा है हमारे जो बाकी सारे जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थे वहाँ पे हमने मोलैलिटी का यूज़ किया था ज़्यादा, है ना। तो ये एक साइड इफेक्ट था, यानी कि हम बोल सकते हैं ये एक ड्रॉबैक था वो उन सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के। बट ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में हम यहाँ पे मोलैरिटी का यूज करने वाले हैं, ठीक है। मोलैरिटी का यूज करने वाले हैं और इसीलिए हम बोल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का ये एक एडवांटेज हो जाता है कि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर में हम मोलैरिटी का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी, ठीक है। और सारे एडवांटेज हम लोग देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में क्या होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए भी इसका वैल्यू काफ़ी लार्ज होता है, ठीक है। बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए भी इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, हम जब दो चीज़ों को या फिर दो सोल्यूशन को कंपेयर कर रहे होते हैं तो हमें कंपैरिजन में बहुत ईजी हो जाती है वो चीज़ें। अब देखो इस टेक्निक में क्या होता है ना, हम बायोमोलिक्यूल्स के मोलर मास भी बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बायोमोलिक्यूल के मोलर मास हम बाकी सारे तरीकों से क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसका रीज़न ये है कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो हायर टेम्परेचर पे या फिर बहुत ज़्यादा लोअर टेम्परेचर पे ज़्यादा इफेक्टिवली अपना फंक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। उनको अपना प्रॉपर फंक्शन शो करने के लिए एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जो कि रूम टेम्परेचर के अराउंड होता है, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, हम सारे पैरामीटर्स को रूम टेम्परेचर में ही मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडवांटेज। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो इतना तो हमने समझ लिया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब यहाँ से हमें तीन टाइप के सोल्यूशंस पढ़ने हैं। क्या क्या है, पहला एक आइसोटोनिक है, एक हाइपरटोनिक है और एक हाइपोटोनिक है। अब ये क्या होते हैं चलो समझते हैं। मान लो अपने पास दो सोल्यूशन है, एक ऐसे ही सेटअप लेते हैं जैसे कि हमने ऑस्मोसिस पढ़ते टाइम लिया था, यानी कि एक ऐसा बड़ा सा बीकर जो कि सेपरेटेड है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। ये बीच वाला सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने यूजुअली क्या लिया था, सोल्यूशन लिया था, और राइट हैंड साइड में हमने लिया था सॉल्वेंट, है ना। राइट हैंड साइड में क्या लिया था हमने, सॉल्वेंट लिया था। अब होता क्या है, सॉल्वेंट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू सोल्यूशन, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा होता है। सॉल्वेंट यूजुअली क्या होता है, राइट टू लेफ्ट जा रहा होता है। और ये कब तक जाता है, जब तक दोनों का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। जब तक दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल ना हो जाए तब तक ये मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ठीक है। अब देखो इसका रीज़न मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लेना। तो चलो इतना आपने समझ लिया। अब ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपका राइट हैंड साइड में ये सॉल्वेंट ही हो सकता है यहाँ पे भी आपने सोल्यूशन ही लिया हुआ है, राइट हैंड साइड में भी आपने सोल्यूशन ही लिया हुआ है, लेकिन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। लेफ्ट हैंड साइड का कॉन्सेंट्रेशन हमने C1 ले लिया, राइट हैंड साइड का कॉन्सेंट्रेशन हमने C2 ले लिया। अब मान लो मैंने C1 का कॉन्सेंट्रेशन बोल दिया कि इक्वल है C2 के कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये भी इक्वल होगा। क्यों, ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों इक्वल होगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों इक्वल होगा। इसका कारण है, एक सेकेंड रुको, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या देखा था, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी।
पाई इज इक्वल्स टू CRT। अब अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, रियल गैस कांस्टेंट है ये R, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट ही हो गए। अब जैसे जितना C का वैल्यू होगा वैसे उतना ही, मतलब जितना C का वैल्यू हम बढ़ाएंगे उतना ही पाई का वैल्यू भी बढ़ेगा यहाँ पे, है ना। जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं अगर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है किसी दो सोल्यूशन का तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि R और T तो कांस्टेंट ही, R और T का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि अगर C1 और C2 अगर इक्वल है तो पाई 1 और पाई 2 भी इक्वल होंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। अब देखो ऐसे सोल्यूशन जहाँ पे पाई 1 और पाई 2 इक्वल हो जाते हैं उस सोल्यूशन को हम बोल देते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सोल्यूशन। देखो डेफिनेशन में लिखा है, टू सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में अगर दो सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं? अब इसी सेटअप पे मैं यहाँ पे एक बार और बना देती हूँ। सेम सेटअप हमने लिया, लेकिन इस बार हमने मान लिया यहाँ पे जो C1 है और ये C2 है, इस केस में C1 जो है वो हायर है C2 से, ठीक है। अगर C1 ज़्यादा है C2 से तो पाई 1 भी ज़्यादा होगा पाई 2 से, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट्स वाई ज़्यादा होगा, ओके। अब जब ये पाई 1 ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं, तब हम बोलते हैं कि ये जो इस साइड वाला सोल्यूशन है, इस साइड वाला यानी कि लेफ्ट साइड वाला जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। यानी कि ऐसे सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू दूसरा सोल्यूशन ज़्यादा हो, ठीक है, उसको हम लोग बोल देते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। देखो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं, a solution having osmotic pressure higher than that of another solution is said to be hypertonic solution, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोल देते हैं। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन फिर क्या होता है? तो ये जो C2 बच गया, अ सोल्यूशन विद कॉन्सेंट्रेशन C2, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है यानी कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। समझ में आया? चलो इतना तो क्लियर है। अब ऐसा ये कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आपको बोल दे कि दो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो क्या वो आइसोटोनिक ही होगा? तो आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर का इक्वल होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर टेम्परेचर आपको मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप उसको डायरेक्टली आइसोटोनिक सोल्यूशन नहीं बोल सकते हैं, ओके। तो एग्जामिनर कैन ट्रिक यू विद दिस, बी कॉशियस। चलो इतना आपको समझ में आया। अब एक और चीज़ हम समझेंगे यहाँ पे, लेट मी डिलीट दिस। चलो अब देखो क्या होता है जब हमने ब्लड टिश्यू, हमारा जो ह्यूमन का ब्लड टिश्यू जो होता है, या फिर ब्लड टिश्यू नहीं सॉरी ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो हमने यहाँ पे लिया, हमने यहाँ पे क्या लिया? ह्यूमन ब्लड सेल लिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है ह्यूमन ब्लड सेल में, कोई भी सेल में यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है और ये क्या होता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है ना। यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, ऐसा ही होता है ना। अब क्या होता है ह्यूमन ब्लड सेल में उनका जो साइटोप्लाज्म का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, साइटोप्लाज्म का कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोल सकते हम, या फिर मैं बोलती हूँ उसको साइटोप्लाज्म का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इक्वल होता है किसके? 0.9 एक सेकेंड 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। ये जो मैंने क्या बोला मैं एक बार रिपीट करती हूँ, किसी भी ह्यूमन ब्लड के सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल होता है एक ऐसे सोल्यूशन के जो कि NaCl का सोल्यूशन हो और 0.9% मास बाय वॉल्यूम हो, ठीक है। 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन लो, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और ह्यूमन ब्लड सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे मैंने ये एक सेल लिया, ह्यूमन ब्लड सेल लिया, और आसपास में मैंने एक ऐसा सोल्यूशन डाला, आसपास में मैंने एक ऐसा यहाँ पे सोल्यूशन डाल दिया
जो कि 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl है। ठीक है, ये जो सोल्यूशन मैंने यहाँ पे ले लिया, इस सेल को मैंने डाला एक ऐसे सोल्यूशन में जो कि 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, फिर क्या होना चाहिए, देखो यहाँ का सोल्यूशन, यहाँ के सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर और बाहर के सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब सिंस ये इक्वल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो अंदर बाहर जो एक्सचेंज होगा वो नहीं होता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं अगर ये दोनों इक्वल है मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों आइसोटोनिक सोल्यूशन है। ठीक है, दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ऐसा कहूं, इसको मैं इरेज करती हूं अब, अगर मैं ऐसा कहूं कि वो जो सेल है, यहाँ पे जो सेल था, इस सेल के बाहर मैंने ऐसा एक सोल्यूशन लिया जिसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, बाहर एक ऐसा सोल्यूशन लिया मैंने जिसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ये 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोल्यूशन से ज़्यादा है। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो ये सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है 0.9% NaCl सोल्यूशन से। ठीक है, तो अब क्या होगा इस केस में, देखो ये अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम है ना, अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बाहर है मतलब क्या होता है, हमने देखा था कि सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है वो यूजुअली लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन कम है, बाहर में कॉन्सेंट्रेशन आपका ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो सोल्यूशन का मूवमेंट, सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो इनर सेल टू आउटर सेल्फ होगा। ठीक है, सेल के अंदर से सेल के बाहर तक जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान से समझो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। जब भी हम एक ऐसा सोल्यूशन ले रहे हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल सेल के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो क्या होता है, यूजुअली ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर मूवमेंट यानी कि सॉल्वेंट मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कहाँ है, सेल के अंदर है, तो वाटर यहाँ पे कहाँ मूव करेगा, वाटर सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, वाटर यहाँ पे सेल के अंदर से सेल के बाहर तक मूव करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं वाटर का जो मूवमेंट है वो सेल से, या फिर मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लिख लेना इसको, सेल के अंदर से सेल के बाहर तक मूव होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक दूसरा सिचुएशन लूँ जहाँ पे ये एक सेल है और इस बार मैंने लिया सेल के बाहर जो सोल्यूशन लिया मैंने वो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब इस बार क्या लिया मैंने, बाहर के सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेल के अंदर के कॉन्सेंट्रेशन से कम है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है, सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो अगेन ऑस्मोसिस में वाटर मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो इस बार कहाँ से कहाँ होगी, इस बार कॉन्सेंट्रेशन होगी, इस बार सॉल्वेंट की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, बाहर से अंदर की तरफ होगी। ठीक है, सॉल्वेंट मूवमेंट जो होगी बाहर से अंदर की तरफ होगी। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, जब वाटर बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो ये क्या होता है ना, ये सेल जो जितना साइज था उसका अब ये फूल जाएगा। ठीक है, पहले जितना भी साइज था अब क्या हो गया, उसने वाटर को इनटेक किया, तो अब क्या होगा, जितना भी साइज था वो उससे फूल जाएगा। ठीक है, और इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में इसने वाटर लूज करा, इसने वाटर अपना लूज करा, सेल ने अपना वाटर लूज करा, तो अब क्या होगा, ये जितना भी इसका साइज था पहले ये उससे श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, ये जितना भी साइज था उससे वो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा उससे। ठीक है, तो यही जो है हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो बाहर वाला सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा था, इस कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन था। ये बाहर कैसा सोल्यूशन था, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन था। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर आप सेल को या किसी चीज़ को डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा।
उसी जगह पे अगर आप यहाँ पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन लोगे, ये कैसा सोल्यूशन है, यहाँ पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, 1 मिनट, हाइपोटोनिक कैसा सोल्यूशन है, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर आप सेल को अगर डालोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो फूल जाएगी, यानी कि गुब्बारे जैसे बन जाएगी, ओ शेप की बन जाएगी। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, हाइपो में ओ आ रहा है, राइट, हाइपो में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ओ मतलब फूला हुआ। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर सेल जाता है तो वो फूल जाता है, और हाइपरटोनिक में अगर वो कोई सेल या फिर कुछ चीज जाता है तो वो श्रिंक हो जाती है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। इतना समझ में आया? अब हम आगे बढ़ेंगे। चलो, अब देखो, हमने जो यहाँ पे देखा था हाइपरटोनिक सोल्यूशन वाला केस, हाइपरटोनिक सोल्यूशन वाले केस में क्या हो रहा था, जब हम कॉन्सेंट्रेशन को हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सेल में सेल को अगर हम हायर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में डाल रहे थे तो वो श्रिंक कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया, देखो, एक ऐसा सेल, एक ऐसा जो भी एक सेटअप लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मान लो बहुत सारे सेल है, यहाँ पे मान लो बहुत सारे सेल है, सेल की न्यूक्लियस है यहाँ पे। अब होता क्या है, आपने ये बाहर में क्या लिया है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन लिया है, बाहर क्या लिया है आपने, हाइपरटोनिक सोल्यूशन लिया है, ये सारे हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सारे सेल सिकुड़ जाएंगे, है ना, सारे सेल सिकुड़ जाएंगे, जितना साइज उसका था उससे वो श्रिंक हो जाएगा, है ना, सब ऐसे ऐसे छोटे छोटे से हो गए, छोटे छोटे से हो गए। अब होता क्या है, देखो, मान लो कोई एक इंसान है, कोई एक इंसान जो बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम कर रहा है, बहुत ज़्यादा नमक खा रहा है, उसके बॉडी में होता क्या है, समझो यहाँ पे, जब उसने बहुत ज़्यादा सॉल्ट का कंजम्पशन किया, उसके बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बढ़ गया। जब उसके बॉडी में सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो क्या होता है, उसके सेल में ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस में अब क्या होगा, इस बार ऑस्मोसिस जब होगी तो उसके सेल में के अंदर से जो वाटर था वो बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, सेल के अंदर से वाटर बाहर की तरफ जा रहा है और सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, सेल सिकुड़ जाएगा। अब जब सेल सिकुड़ जाएंगे तो यहाँ पे बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, बाहर बहुत सारे गैप्स बन जाएंगे। ठीक है, बाहर बहुत ज़्यादा गैप्स बन जाएंगे। जब ये बहुत ज़्यादा गैप बनने लगती है तो क्या होता है कि ये बॉडी में पफीनेस आ जाती है, यानी कि बॉडी फूलने लगती है। ठीक है, ये जो बॉडी था ये बॉडी धीरे धीरे फूलने लगेगा। ठीक है, क्योंकि बाहर ज़्यादा सोल्यूशन जा रहा है, बाहर यानी कि सेल से बाहर की तरफ सॉल्वेंट जा रहा है तो बॉडी बहुत ज़्यादा फूलने लगती है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, एडेमा। ओके, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, एडेमा। ओके, तो आपको समझ में आया एडेमा क्या होता है। इससे क्या होता है, हमारा पफीनेस होता है, पफीनेस हो जाता है बॉडी में, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें स्वेलिंग होने लगता है। ठीक है, बॉडी में स्वेलिंग होने लगती है, और इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं एडेमा। मतलब खाने में नमक नहीं खाना चाहिए वरना और मोटे हो जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक्चुअली क्या होता है पता है, जब हमें कोई चीज़ जब स्टोर करके रखना होता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो हमने अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि उसमें अगर नमक डाल दे तो वो ज़्यादा देर तक हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है, जब हम कोई चीज़ के ऊपर, मान लो आपने लेट्स सपोज कोई फ्रूट खरीदा या फिर कोई मीट वगैरह खरीदा, कुछ भी खरीदा आपने, तो उसको अगर हम लोग नमक लगा के अगर रखते हैं तो वो ज़्यादा देर तक बचा हुआ रहता है, ज़्यादा देर तक सस्टेन करता है। ये क्यों होता है, इसका कारण ये है, जब आपने कोई फ्रूट लिया, बाई चांस यहाँ पे आपने फ्रूट लिया और इसके ऊपर अगर आपने नमक का कोटिंग लगा दिया, यहाँ पे अगर आपने नमक का कोटिंग लगा दिया तो होता क्या है, यूजुअली क्या हो जाता है, इसके ऊपर आके बैक्टीरिया बैठती है ना, इसके ऊपर आके बैक्टीरिया बैठती है, और इसी बैक्टीरिया के वजह से यहाँ पे, इसी बैक्टीरिया की वजह से ये जो फ्रूट है ये सड़ने लगता है ना, इसी बैक्टीरिया की वजह से ये जो फ्रूट है ये सड़ने लगता है। लेकिन जब आप इसमें नमक डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, नमक डालने पे ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे बैठी हुई थी, इसके अंदर से ना ये स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा। क्यों स्वेलिंग होगा इसका, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्ट में, अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्यूशन में अगर हम सेल को डालते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे सेल सिकुड़ने लगता है, और इवेंचुअली बैक्टीरिया भी क्या होता है, एक सेल साइज की ऑर्गेनिज्म है, फिर छोटी छोटी ऑर्गेनिज्म है,
उसको अगर आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्यूशन में रखोगे तो उनके बॉडी से भी वाटर लॉस होना लगता है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होने लगता है और इवेंचुअली वो सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है, ये जो हमने फ्रूट या मीट जो भी लिया था हमने, वो सड़ने से पहले ही वो बच जाता है। ठीक है, उसका जो शेल्फ लाइफ था वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए किसी भी चीज़ में नमक डालने से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, हमने नॉर्मल ऑस्मोसिस के केस में क्या देखा था, नॉर्मल ऑस्मोसिस के केस में क्या हो रहा था, वाटर का मूवमेंट लेफ्ट साइड टू राइट साइड, सॉरी राइट साइड टू लेफ्ट साइड जा रहा था, यानी कि सॉल्वेंट टू सोल्यूशन वाटर फ्लो कर रहा था, यानी कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो कर रहा था। लेकिन क्या होता है, अगर मैं चाहूँ कि ये जो वाटर मूवमेंट है ये इस तरफ से इस तरफ ना होके इस तरफ से इस तरफ हो, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज यस। कैसे करेंगे? सोल्यूशन इज, हम क्या करेंगे, इस तरफ से प्रेशर अप्लाई करना शुरू करेंगे। वाटर कहाँ से कहाँ जा रहा है, यूजुअली यहाँ से यहाँ जाता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए हम यहाँ से प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ से प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं तो क्या होगा, धीरे 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 जितना तेज पहले पानी जा रहा था इस तरफ, यानी कि सॉल्वेंट जा रहा था इस तरफ, अब क्या होगा, वो धीरे धीरे स्लो होने लगेगा। ठीक है, आपने और प्रेशर डाला और प्रेशर डाला और प्रेशर डाला। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, ये फ्लो बिल्कुल रुक सा गया। ठीक है, ये फ्लो बिल्कुल रुक सा गया। अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फ्लो रुक जाएगा और रुकने के बाद जब अपने और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाना शुरू किया तो इवेंचुअली उस टाइम पे क्या होगा, वाटर अब इस तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि एक बार सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाएगा और दूसरे बार में क्या होगा, वाटर का फ्लो जो है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोल देते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं, फिर बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है रियल लाइफ में। ठीक है, आपने आरओ सुना है ना, आरओ, आपके घर पे आरओ होगा वाटर प्योरिफिकेशन के लिए। आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, और ये रिवर्स ऑस्मोसिस के यूज़ करके ही हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। और क्या होता है, डिसैलिनेशन ऑफ सी, यानी कि वाटर में, सी वाटर में अगर नमक बहुत ज़्यादा है तो नमक को कम करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, ये जो हमने आरओ बना लिया या फिर जो भी बनाया, जब हम आरओ वगैरह को बना रहे हैं तो आप समझ रहे होगे ये बहुत लार्ज स्केल में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। और ये जगह अगर होम में यूज़ हो रहा है तो इट शुड बी लाइक बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। ज़्यादातर लोग यही चाहेंगे ना, एक बार हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो। तो हमें एक ऐसा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए जो कि बहुत अच्छे से काम करे, प्योरीफाई भी अच्छा करे और लॉन्ग लास्टिंग भी रहे। तो ऐसा एक हमारे पास पोरस मेम्ब्रेन, यानी कि पोरस या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं, मैं लिखती हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग सेल्यूलोज एसीटेट। क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज एसीटेट। सेल्यूलोज एसीटेट का अपने पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को क्या होता है, इस मेम्ब्रेन में वाटर प्योरिफिकेशन भी अच्छे से होती है और साथ साथ में ये लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। तो इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो यू शुड रिमेंबर दिस नेम। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं आपको एक छोटा सा केस दे रही हूँ। अभी तक हमने चार टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं, राइट। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया KCl, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिया है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब बताओ, KCl कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। KCl को अगर आप वाटर पे डालोगे तो क्या होगा, K प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, है ना, ठीक है। एसिटिक एसिड में हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे, फिलहाल अभी KCl को पढ़ लेते हैं, ठीक है, या फिर हाँ ठीक है, चलो फिलहाल अभी KCl को पढ़ लेते हैं। तो देखो, आपने क्या किया, आप कुछ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हो या फिर आप कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे हो। यहाँ पे मैं अभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ही एग्जांपल दूंगी आपको।
देखो यहाँ पे आपने एक बीकर लिया, आपने क्या किया, इस बीकर में कुछ एक सोल्यूशन है, ठीक है, वाटर है, प्योर वाटर है, उस पर आपने कुछ सॉल्ट डाला, आपको देखना था ये सॉल्ट डालने पर कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है, आपको ये मेजर करना था। तो आपने क्या किया, ये सॉल्ट जो आपने लिया इस बार आपने KCl लिया, बाई चांस आपने KCl लिया, ठीक है, तो ये KCl आपने लिया 1 मोल, ठीक है, सब हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट है, हाँ 1 मोल तो हम ले नहीं सकते ना, बट मैं बोल रही हूँ 1 मोल आपने लिया लैब में और आपने ये वाटर में डिजोल्व कर दिया, ठीक है, आपने क्या किया, वाटर में KCl 1 मोल KCl को डिजोल्व कर दिया। तो अब क्या होगा, पहले जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था कुछ TB, अब क्या हो जाएगा, वो बढ़ के, सॉरी TB नॉट था उसका बॉइलिंग पॉइंट, अब क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के वो TB हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। लेकिन एक सेकेंड, अभी हमने क्या पढ़ा, KCl वाटर पे जाके K+ और Cl- में टूटता है ना, और हमने एक चीज पढ़ा था, ये जो बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो हमने पढ़ा था, इसको हमने देखा था ये सोलली डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने अभी लिया है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट लिया, लेकिन जब ये वाटर में गया तो ये वाटर में जाके क्या हो रहा है, ये वाटर में जाके K+ और Cl- बन के बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने लिया तो 1 मोल KCl था, लेकिन वाटर में जाके आपके पास 2 मोल्स ऑफ क्या बन जा रहे हैं, 2 मोल ऑफ आयंस मिल रहे हैं आपको, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ आयन मिल रहे हैं। अब एक बात बताओ, मैंने अभी बताया क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर तो नंबर ऑफ सॉल्यूट ही चेंज हो गया, अब क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट अगर चेंज हो गया तो आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी वेरी कर जाएगा, जितना आना चाहिए था उतना नहीं आएगा। आपने 1 मोल के हिसाब से कैलकुलेशन किया है, बट एक्चुअली सोल्यूशन में क्या है, 2 मोल चला गया है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, इस गड़बड़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने एक तरीका निकाला है जिसको हम लोग बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। इस गड़बड़ को हम लोग ओवरकम करने के लिए यहाँ पे हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर का यूज करते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर का यूज करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं I से, स्मॉल I से, ओके। इसको हम लोग क्या कर देंगे, कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं उसको I से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर आप TB निकाल रहे हो, TB का फॉर्मूला क्या होता है, KB इंटू M, तो यहाँ पे I KB इंटू M हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना, बस I से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो करेक्शन करना हो गया हमें, ये 1 मोल सोल्यूशन हमने लिया, लेकिन सोल्यूशन में जाके ये तो 2 मोल बन गया, इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने एक यहाँ पे फैक्टर ले लिया जिसको हम लोग बोल देते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। अब ये वेंट ऑफ फैक्टर को निकालते कैसे हैं ये हम लोग अभी आगे देखेंगे, उससे पहले हम लोग एक और सिचुएशन ले रहे हैं यहाँ पे एसिटिक एसिड का, ठीक है। अब एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड किसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, देखो एसिटिक एसिड का ये हो गया फॉर्मूला। अब क्या होता है, ये एसिडिक एसिड क्या हो जाता है, सोल्यूशन में जाके डाइमराइज कर जाता है, ये क्या हो जाता है, डाइमराइज कर जाता है, मतलब 2 एसिडिक एसिड सोल्यूशन मिलके एक एसिडिक एसिड का टोटल कंपाउंड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 टूट जा रहे थे ना, यहाँ पे एसोसिएट कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे KCl के मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर रही थी, एसिडिक एसिड के केस में ये एसोसिएट हो जाएंगे, 2 मिलके एक बना देंगे, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, अगेन जितने नंबर ऑफ आयंस या फिर जितने नंबर ऑफ सोल्यूट हमने सोचा था उससे वो कम हो गया, ठीक है, उससे वो सोल्यूशन में जाके कम हो गया, यहाँ पे भी अगेन गड़बड़ हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग करेक्ट करने के लिए I का ही यूज करेंगे, यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर का ही यूज करेंगे। अब वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है इसको देख लेते हैं। देखो वेंट ऑफ फैक्टर मतलब होता है रिलेटिव लोअरिंग। अच्छा चलो वेंट ऑफ फैक्टर को कैसे करेक्ट करते हैं मैं पहले वो बता देती हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, P0 माइनस P1 बाई P1 नॉट, ठीक है। ये हमने लिखा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसी को बोलते हैं हम, इज इक्वल्स टू क्या था, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए
N2/N1 था, है ना। अब क्या हो जाएगा, सिंस हमने यहाँ पे वेंटर फैक्टर को इनकॉर्पोरेट करना है, तो मैंने क्या बोला था, सिर्फ I से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ I से मल्टीप्लाई कर दो। अभी I क्या है 2 मिनट में पता चल जाएगा। देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला मैंने अभी बता दिया, क्या होता है, डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, के बी इंटू एम, और यहाँ पे अगर हम लोग I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी करेक्शन हो गया। सिमिलरली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम होता है यूजुअली, लेकिन उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग I से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऑस्मोटिक प्रेशर के भी केस में क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी होता है। तो इसको भी करेक्ट करने के लिए इसमें भी हम लोग एक I को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, यानी कि वेंटर फैक्टर को। ठीक है, चलो अब देखेंगे यहाँ पे ये I है क्या। ठीक है, I है क्या भला, इसको निकालेंगे कैसे। तो देखो, I का फॉर्मूला होता है जो हमारे पास एबनॉर्मल मोलर मास है। अब ये मोलर मास कहाँ से आया, मैं आपको एक सेकेंड समझा देती हूँ। ये देखो, यहाँ पे जो आपका जो आपने 1 मोल सोल्यूशन लिया था, लेकिन सोल्यूशन में जाके ये 2 मोल बन गया, इसके वजह से क्या हो जाता है ना, आपका ये जो टीबी का वैल्यू है, टीबी का वैल्यू जितना आना चाहिए था उससे आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। क्योंकि देखो, आपने यहाँ पे 1 मोल सोल्यूशन लिया था, सोल्यूशन में जाके 2 मोल हो गया, मतलब आपका जो टीबी जितना बढ़ने का आपने सोचा था उससे ये टीबी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, ये टीबी क्या हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, ये टीबी अगर उससे भी ज़्यादा बढ़ गया, आपने सोचा था बाई चांस ये 2 है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या हो गया, 3 हो गया, या फिर एक्चुअल में ये क्या हो गया, 4 हो गया बाई चांस। ठीक है, आपने लेट अज्यूम कि आपने 2 सोचा था कि ये इसका 2 आएगा, लेकिन आपका आ गया ये 4। अब अगर ये 4 आ गया तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, डेल्टा टीबी का ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। डेल्टा टीबी का ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। अब देखो, अगर डेल्टा टीबी का वैल्यू अगर ज़्यादा आ रहा है, ये मैं किसके लिए बोल रही हूँ, एसोसिएशन के लिए बोल रही हूँ, ये किसके लिए है, एसोसिएशन के केस के लिए है। ठीक है, एसोसिएशन के केस के लिए। अब देखो, ये टीबी का वैल्यू हमने देखा यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, जब भी एसोसिएशन, सॉरी ये एसोसिएशन तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो डिसोसिएशन हो रही है, गलत बात हो गई। केसीएल क्या होता है, डिसोसिएट करता है ना, डिसोसिएट कर रहा है। तो ये हमने लिया डिसोसिएट के केस में, हमने देखा ये टीबी का वैल्यू क्या हो जा रहा है, जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा वैल्यू आ रही है। तो अब देखो, हमने मोलर मास का फॉर्मूला पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ टीबी, क्या पढ़ा था, 1000 इंटू W2 इंटू KB बाई डेल्टा टीबी इंटू W1, ये हमने देखा था मोलर मास का फॉर्मूला, है ना। अब देखो, ये जो टीबी है, ये टीबी का वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा आ गया। अगर टीबी का वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब डिनोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा है, डिनोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू जो है, ये ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। यानी कि आपका मोलर मास जितना आना चाहिए था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जितना आपका आना चाहिए था, उससे आपका मोलर मास कम आ रहा है अब। ठीक है, उससे उसका मोलर मास कम आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे हमने देखा था, ये जो नॉर्मल मोलर मास एक्चुअल में केसीएल का होना चाहिए था, वो लेंगे ऊपर में, और नीचे क्या लेंगे, एबनॉर्मल वाला मोलर मास ले लेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये एक फॉर्मूला है, साथ में एक और फॉर्मूला है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको आप याद कर लो, ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए एकदम। और उसके बाद क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आप रैंडमली इसको यूज करोगे हर एक न्यूमेरिकल में, वो है ये थर्ड वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब यहाँ पे आपने केसीएल को देखा था, केसीएल क्या हो रहा था, के प्लस और सीएल माइनस में हो रहा था, है ना। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन के बाद कितने आपके पास पार्टिकल आ गए, आपके पास 1 + 1 यानी कि 2 पार्टिकल्स आ गए। और एसोसिएशन के पहले या डिसोसिएशन के पहले आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स थे, कितने मोल ऑफ पार्टिकल्स थे। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के पहले मेरे पास यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल थे, सॉरी 1 पार्टिकल्स थे।
तो इससे यहाँ पे अगर मैं KCl का, अगर मैं I का वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, I फॉर KCl अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो क्या निकलेगा यहाँ पे 2। यहाँ पे क्या है, आफ्टर बाय बिफोर, आपको याद रखना है बस, आफ्टर बाय बिफोर। तो यहाँ पे आफ्टर क्या है, आफ्टर यहाँ पे 2 है, बाय 1, बिफोर यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो I फॉर KCl विल बी 2, I फॉर KCl विल बी 2। समझ में आया? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेंगे कुछ क्वेश्चन, फटाफट से सारे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, a solution of two miscible liquid shows negative deviation from Raoult's law। मतलब राउल्स लॉ से ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, मतलब जितना राउल्स लॉ ने वेपर प्रेशर इसका प्रेडिक्ट किया था उससे नेगेटिव डेविएशन, मतलब उससे कम आ रहा है, मतलब वेपर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे देखो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये दो तो पहले ही कैंसिल, फर्स्ट दो तो पहले ही कैंसिल, या तो बी होगा या तो सी होगा, ठीक है। अब देखो जब भी वेपर प्रेशर कम होता है तो क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। हमने देखा था जब भी वेपर प्रेशर कम होगा उसको और ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के उसका प्रेशर इक्वल करने के लिए, तो इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप ध्यान से देखना इसको। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ लिक्विड A एंड B फॉर्म्स अ आइडियल सोल्यूशन। आपके पास दो लिक्विड है A और B और ये आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B आर, आपको वेपर प्रेशर दे दिया है दोनों लिक्विड का, ठीक है, वेपर प्रेशर दे दिया है रेस्पेक्टिवली एंड एट अ सेम टेम्परेचर, मतलब दोनों सेम टेम्परेचर पे लिया गया है वेपर प्रेशर। अब देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन द सोल्यूशन है ये, और ये दोनों क्या है, गैसियस है, गैसियस स्टेट में, यानी कि वेपर फेज पे इसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपसे बोला है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इसको आप कैसे करोगे। 2 मिनट वीडियो पॉज करो और खुद सोचो, ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा, अच्छे से दिमाग लगाओ और कोशिश करना। चलो हम लोग यहाँ पे अब करते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे देखो प्रेशर की वैल्यू दे दिए हैं, सोल्यूशन ए और बी, यानी कि लिक्विड ए और बी का हमें प्रेशर का वैल्यू दे दिया है। तो हमें पता है, जस्ट अ मिनट, हमें पता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड दिया है ना, तो प्योर के लिए हम लोग यहाँ पे एक नोट लगाते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ ए इज लोअर, वो 350 है, और बी के लिए यहाँ पे 750 है, तो बी वाला ज्यादा है, इट्स ग्रेटर देन दिस। अब अगर हमें इसे अरेंज करके लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ ए बाई बी अगर हम लिखते हैं तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखो हमें कुछ भी करके, ये देखो यहाँ पे गैसियस स्टेट यानी कि वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और सोल्यूशन फेज में भी मोल फ्रैक्शन दिया है, हमें कुछ भी करके इन दोनों को रिलेट करना है, तभी हमारे पास ये ऑप्शन मैच करेंगे, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। अच्छा, वेपर फेज में और सोल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन को हम लोग कनेक्ट करता हुआ ऐसा कौन सा इक्वेशन है, हमारे पास एक इक्वेशन आता है, वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू ये, ठीक है, हमारे पास ये एक इक्वेशन था, हमने पढ़ा था ये। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से एक्स ए का वैल्यू निकालूं, सॉरी एक्स ए नहीं, पी ए नॉट का वैल्यू निकालूं, ठीक है, मैं क्यों निकाल रही हूँ पी ए नॉट, क्योंकि यहाँ पे हमें पी ए नॉट और पी बी नॉट ही दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से पी ए नॉट का अगर वैल्यू निकालूं तो ये क्या निकल के आएगा, वाई ए बाई एक्स ए, ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली अगर मैं पी बी नॉट का अगर वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगा, वाई बी बाई एक्स बी, ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा वैल्यू निकला इसको मैं मान लेती हूँ पहले इक्वेशन 1, इक्वेशन तो नहीं है, इनइक्वालिटी 1, और ये हमारा 2 और ये हमारा 3, ये 2 और 3 को आप पुट कर दो इक्वेशन 1 में, ठीक है, चलो पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा हमारा, ए बाई बी है ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वाई ए बाई, एक सेकेंड, क्या था यहाँ पे, वाई ए बाई एक्स ए, वाई ए बाई एक्स ए डिवाइडेड बाई वाई बी बाई एक्स बी इज, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेस देन 1, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लो,
इसको कुछ भी नहीं करना, अरेंज कर लो। क्या करेंगे, वाई ए बाई एक्स ए इंटू एक्स बी बाई वाई बी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो अपने इक्वेशन में कैसा दिया हुआ है, एक्स एक्स वाले टर्म एक साथ है, ये देखो ये सारे इक्वेशन में देखो एक्स एक्स वाले टर्म एक साथ है, और देखो इस वाले बी वाले ऑप्शन में तो देखो इक्वालिटी दिया हुआ है, मतलब ये वाला तो गलत ही होगा, ये नहीं होना अपना आंसर, सी और डी में से कोई होगा। अब देखो इसको अगर मैं एक्स एक्स वाले को एक जगह कर दूं तो क्या हो जाएगा, और साथ ही में देखो यहाँ पे एक्स ए ऊपर में है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में एक्स ए ऊपर में है, हम लोग क्या करेंगे एक्स ए को ऊपर में रखेंगे, यानी कि इसको और इसको हम लोग इस साइड भेज देते हैं, इक्वल इनइक्वालिटी के उस तरफ अगर हम भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स ए बाई एक्स बी इक्वल्स टू वाई ए बाई वाई बी। ठीक है, यहां से क्या हो जा रहा है, हमारा एक्स ए एक्स वाला जो टर्म है वो लेस देन वाई वाले टर्म के आ जाएगा, तो देखो ये एक्स वाला जो टर्म है ये लेस देन वाई वाले टर्म के आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करना। चलो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैच करना है। ठीक है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, सोल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एसीटोन, इथेनॉल वाटर, बेंजीन, टोलुइन, एसिटिक एसिड और बेंजीन। ठीक है, अब देखो ये बेंजीन और टोलुइन तो देखो एक ही टाइप के कंपाउंड है, मैंने आपको ये पढ़ाया था, बेंजीन ऐसा होता है और टोलुइन जो है वो ऐसा होता है देखने में। ठीक है, बेंजीन और टोलुइन एक ही जैसा है, और जब एक ही जैसे जब कंपाउंड होते हैं तो उस केस में क्या बनाते हैं, ये दोनों आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, उस केस में क्या बनाते हैं, ये आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन। और आइडियल सोल्यूशन के केस में क्या हो जाता है, आइडियल सोल्यूशन के केस में डेल्टा वी यहाँ पे 0 हो जाता है, डेल्टा वी डेल्टा एच 0 हो जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी का 4 हो जाएगा। और साथ में देखो कि इथेनॉल और वाटर, हमने इथेनॉल और वाटर कहाँ पढ़ा था, इथेनॉल और वाटर, इथेनॉल और वाटर में क्या होता है, ए इंटरेक्शन जो है इथेनॉल और वाटर का अपने आप में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इथेनॉल सिर्फ अगर आप इथेनॉल लो तो उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वाटर में आपको पता ही बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो इनका क्या होता है, ये जो ए इंटरेक्शन है ये बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ए बी इंटरेक्शन। ये ए और ए बी इंटरेक्शन क्या है मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया है, आपको देख लेना। ए इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से क्या होगा, ये लोग पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ए और इंटरेक्शन अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, ये दोनों एक ही टाइप के मॉलिक्यूल मिलके ये लोग गैसियस स्टेट में जाना पसंद करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन होगा, छोड़ दो, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जब, और हाँ ये इथेनॉल और वाटर इतना ज़्यादा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं कि ये, इसको हम बोल देते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ये हमने देखा हुआ था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। ऐसा कोई सोल्यूशन है जो इन दोनों से ही कैंसिल आउट हो जाए, सी का आंसर 4 होगा, यानी कि सी का 4 इसमें है और सी का 4 इसमें है। और साथ ही में क्या है, हमने क्या निकाला, बी नंबर का 1 होगा, बी नंबर का 1 होगा, बी नंबर का 1, अरे इनमें तो दोनों सेम हो गया। तो चलो अब देख करते हैं टाई ब्रेकर, यानी कि डी नंबर को देख लेते हैं, डी या फिर हम लोग 1 नंबर को देख लेंगे। सोल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मिला के कैसे सोल्यूशन बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मिला के हमने ये भी देखा हुआ था, ये किसके एग्जाम्पल है, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के एग्जाम्पल है। तो इसी के साथ 1 वाला जो है वो 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ये, इसमें सबका ही सेम दिया हुआ है, ये ABCD कर लेना, ये पहला वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आपके पास XY एक मेम्ब्रेन है जो कि 2 चैम्बर में है, चैम्बर 1 और चैम्बर 2 कंटेनिंग शुगर सोल्यूशन, इसमें क्या दोनों में शुगर सोल्यूशन है लेकिन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। ठीक है, और दे दिया आपको C1 इज ग्रेटर देन C2, C1 ज्यादा दिया है C2 से। फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस टू टेक प्लेस, रिवर्स ऑस्मोसिस होने के लिए आइडेंटिफाई द करेक्ट कंडीशन, रिवर्स ऑस्मोसिस होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या क्या होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे पहले दिया है पार्टीशन, यहाँ पे देखो मतलब जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके आपको अलग अलग नाम दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो
ये सेलोफेन है, सेलोफेन है, ठीक है। यहाँ पे सेलोफेन से तो हम लोग कर सकते हैं ऑस्मोसिस, यानी कि आप लिख लेना इसको एक जगह कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल एक तो मैंने आपको लिखा है सेल्यूलोज एसिटेट, साथ में ये सेलोफेन मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल लिखना, और ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन, पार्चमेंट पेपर जो है ये भी कभी कभी हम लोग इसके काम करता है, मतलब आई मीन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है ये, ठीक है। और देखो हमने यहाँ पे जब ऑस्मोसिस पढ़ा था, रिवर्स ऑस्मोसिस देखा था, तो क्या देखा था, यहाँ से हमने प्रेशर दिया था, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर था इसका, इस तरफ वाले मॉलिक्यूल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर था, ये ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ये वाला प्रेशर ज़्यादा होगा तभी ना ये वाला सोल्यूशन मूव कर पाएगा, तभी ना ये वाला सोल्यूशन रिवर्स ऑस्मोसिस हो पाएगा। अब देखो यहाँ पे यूजुअली C1 ज़्यादा है, ये C1 है और ये C2 है, C1 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है यहाँ पे C1 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यूजुअली सोल्यूशन इस C2 से C1 पे ही मूव कर रहा है। लेकिन ये जो ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, ये पाई से ज़्यादा, पाई जो भी है, पाई का प्रेशर जितना भी है, इस प्रेशर से हमें कोई ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे देना पड़ेगा। और ये ज़्यादा प्रेशर कहाँ दे रहे हैं हम, C1 की तरफ दे रहे हैं। तो C1 की तरफ दे रहे हैं मतलब क्या होगा, ये प्रेशर 1 बोलेंगे इसको, ठीक है। तो एक कंडीशन हमारे पास आ गया यहाँ पे, पाई 1 जो है वो ज़्यादा होना चाहिए आपके ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो देखो इससे भी आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन, या तो ऑप्शन ये होगा या तो ऑप्शन ये होगा, पाई 2 वाला तो गलत है, ठीक है। अब देखो और एक चीज़ आपने देखा, ये जो पोरस है, पोरस करके कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। पोरस एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का कि वो पोरस है, मतलब उसमें बहुत सारे छेद हैं, ठीक है। तो फिर ये बी नंबर वाला भी तो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। और साथ ही में देखो ये पार्चमेंट पेपर भी मैंने बोला ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपका हो गया, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 मोल ऑफ ईच इथाइलिन ग्लाइकोल एंड ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। मतलब यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल और ग्लूकोज, ये दो सोल्यूशन आपको डिजोल्व कर रहे हैं, हम लोग वाटर पे डिजोल्व कर रहे हैं, और बोल रहा है कि रिजल्टिंग सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मोलालिटी वगैरह नहीं दिया है, हमें सब निकालना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं एक फॉर्मूला बता दूं, वो फॉर्मूला हमने मिस कर दिया था चैप्टर पढ़ते टाइम, जो कि है जब भी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं तो यूजुअली उसका फॉर्मूला क्या होता है, KB इंटू एम होता है। अब हम लोग पढ़े थे IKB इंटू एम होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ऐसा सोल्यूशन ले जहाँ पे 2 सोल्यूट हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूट 1 के लिए लेंगे एक, साथ ही में सोल्यूट 2 वाला भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको दिया है एक इथाइलिन ग्लाइकोल दिया है और ग्लूकोज दिया है, यानी कि एक बीकर में हमने 2 सोल्यूट लिया है, A प्लस B भी है और साथ में वाटर तो है ही। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसके लिए आप एक बार TB निकालो प्लस इसके लिए B के लिए आप एक बार TB निकालो और दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, और दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या निकालना होगा, मोलालिटी निकालना होगा। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय कितने केजीज ऑफ वाटर में वो डिजॉल्व है, ठीक है। तो चलो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ले लेंगे M1, अगर हमें निकालना हुआ, यहाँ पे M2 नहीं होगा, यहाँ पे M1 हो जाएगा, ठीक है। M1 अगर हमें निकालना होगा क्या हो जाएगा, ये M1 हमें क्या दिया हुआ है, 2 मोल्स ही दिए हुए हैं ना, दोनों के ही 2 मोल्स हैं, M1 और M2 2 है, डिवाइडेड बाई कितने में हमने डिजोल्व करा है, 500 ग्राम्स में डिजोल्व करा है। 500 ग्राम्स को अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 केजीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आंसर 4, ठीक है, और यूनिट क्या हो जाता है, मोल पर केजी। सिमिलरली अगर आप M2 भी निकालोगे तो देख लो सेम ही है, 2/0.5 केजी, यहाँ पे ऊपर मोल होगा और आंसर आपका हो जाएगा 4 मोल पर केजी, ठीक है। आपने मोल निकाल लिया, अब क्या करना है, अब बस सब्सटीट्यूट करो, क्योंकि आपको KB का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है।
चलो यहाँ पे हम लोग टीबी निकालते हैं। टीबी का वैल्यू कितना होगा, फॉर्मूला क्या है आपका, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, इसको आप अलग से नोट करो। ठीक है, आई का वैल्यू कितना है, इथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा देखो, इथाइलिन ग्लाइकोल और ग्लूकोज ये दोनों ऐसे कंपाउंड है जो ना ही डिसोसिएट करते हैं ना ही एसोसिएट करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो ना ही डिसोसिएट करे ना ही एसोसिएट करे, ऐसे कंपाउंड का आई का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इसके केस में 1 लेंगे, इनटू केबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.52 इंटू M1 कितना निकाला है हमने 4, M1 निकाला है 4, प्लस इसके लिए भी ग्लूकोज के लिए भी हमारा आई का वैल्यू 1 है, इंटू केबी का वैल्यू 0.52 है, इंटू 4। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 4.16। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर निकलेगा 4.16। अब देखो होता क्या है, आपने ये निकाला डेल टीबी, आपसे पूछा क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछा है। तो आपको पता है डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, टीबी माइनस टीबी नॉट। अब देखो ये टीबी, डेल्टा टीबी का वैल्यू आपको पता है 4.16, टीबी का वैल्यू आपको निकालना है, मतलब कितना है अभी उसका सोल्यूशन का हो गया बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको निकालना है। और डेल्टा टीबी का वैल्यू आपको पता है, डेल्टा टीबी मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर है। देखो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर दिया है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको नहीं पता है, ऑफ कोर्स पता है। क्या होता है 373.15 केल्विन होता है। ठीक है, 15 केल्विन होता है। ठीक है, याद रखो ये सारे कैलकुलेशन हम लोग केल्विन में कर रहे हैं, ये जो आया टेम्परेचर डेल्टा टीबी ये भी केल्विन में आया है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग टीबी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, टीबी निकालेंगे तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकलेगा 377.3 केल्विन। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा 377.13, अगेन ऑप्शन 1। ठीक है, इसका भी ऑप्शन क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विल चेंज व्हेन सिस्टम कंटेन सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन। अच्छा बोल रहा है जब सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 1 जो है वो अगर सोल्यूशन 2 बन जाए तो क्या होगा, क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो देखो यहाँ पे 10 मोल ऑफ सोल्यूट जो है वो डिजोल्व कर रहा है 10 मोल ऑफ वाटर में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, टोटल 1 लीटर का सोल्यूशन है, और ये क्या हो रहा है 1, इसमें क्या है 1 मोल ऑफ सोल्यूट जो है वो डिजोल्व कर रहा है 1 लीटर ऑफ वाटर में। तो अगर हम दोनों का कॉन्सेंट्रेशन निकाले, देखो सोल्यूशन 1 के लिए अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन निकालती हूँ तो क्या निकलेगा, सोल्यूशन 1 के लिए कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल मास बाय वॉल्यूम ही निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम 10 यानी कि 1 आएगा यहाँ पे। और यूनिट्स वगैरह मैं बहुत रफली निकाल रही हूँ यहाँ पे, या फिर यूनिट्स भी आप लिख लो, यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप C2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, C2 निकालोगे तो यहाँ पे भी 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हो रहा है 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, तो इसका भी मोल पर लीटर, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मोल पर लीटर। ठीक है, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या है सेम है। तो अब देखो कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हो नहीं रहा है ऑप्शन में। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है तो मोलर हीट कैपेसिटी भी चेंज नहीं होगा, डेंसिटी भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और आप ऐसे भी सोच सकते थे ऑप्शन बी जो है ये क्या हो रहा है, अच्छा ऑप्शन बी जो है गिब्स फ्री एनर्जी जो है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ले रहे हो। अगर आपने थोड़ा सा अमाउंट लिया है तो उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी अलग आएगा, अगर आपने इतना बड़ा सा अमाउंट लिया है तो उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी अलग आएगा। तो आपने देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 का, लेकिन सोल्यूशन 1 में क्या है आपने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लिया है, यानी कि आपने 10 लीटर्स लिया है, और यहाँ पे क्या है आपने सिर्फ 1 लीटर लिया है, उसी सोल्यूशन में से आपने बस 1 लीटर ले लिया है, आप ऐसा मान सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है क्वांटिटी का फर्क हो जा रहा है, क्वांटिटी का फर्क हो रहा है, और जहाँ पे क्वांटिटी का फर्क होगा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है गिब्स फ्री एनर्जी।
ये आप जब थर्मोडायनेमिक पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा, आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन ही लास्ट लिखेंगे आज के लेक्चर में। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दिया हुआ है, NaCl इज एडेड टू एसिड, सॉरी NaCl इज एडेड टू आइस at 0 degree Celsius present in ice cream box to prevent the melting of ice cream। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है जो NaCl है उसको हम लोग आइस में ऐड करते हैं at 0 डिग्री सेल्सियस में, ताकि जो आइसक्रीम बॉक्स में डालते हैं ताकि वो आइसक्रीम जो है वो पिघले ना। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऑन एडिशन ऑफ NaCl एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका रीजन क्या दिया हुआ है, रीजन नहीं दिया हुआ, एक्चुअली स्टेटमेंट ही है ये। क्या बोल रहा है, हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे NaCl को ऐड करा, देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो क्या हुआ इसमें पूछ रहा है अब कौन सा सही है कौन सा गलत है बता दो। तो इसको समझने के लिए एक फिनोमेना हमें समझना पड़ेगा। फिनोमेना क्या है, देखो जब भी हम लोग देखा था हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, जब भी हम सल्यूट ऐड कर रहे हैं बाहर से, जब भी हम लोग सल्यूट ऐड कर रहे हैं तो एक सल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जा रहा है। मतलब मैं अगर वाटर की ही बात करूं, अगर वाटर पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो फ्रीज कर रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो फ्रीज कर रहा था, तो अगर सल्यूट डालने के बाद फिर क्या हो जाएगा, सल्यूट डालने के बाद क्या हो जाएगा, अब वो कहीं पे मान लो -4 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है। ठीक है, मैंने माना पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज कर रहा था, पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज करता है यूजुअली, और आप नमक डालोगे तो -4 डिग्री पे वो फ्रीज करेगा। तो अब क्या हो रहा है, आपने जब कोई आइस खरीदा, ठीक है ध्यान से समझो इसको, आपने यहाँ पे आइस खरीदा और यहाँ पे आपने आइस के डब्बे, यहाँ पे आइस के ब्लॉक्स यहाँ पे डाल दिए बहुत सारे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बहुत दूर तक आइसक्रीम को लेके जाना है इस डब्बे में भर के। ठीक है, यहाँ पे आपने आइसक्रीम ले लिया, आइसक्रीम का कोन लिया, और इस आइसक्रीम को आपको बहुत दूर तक लेके जाना है इसको भर के। आपको क्या करना है, देखो ये सारे आइस का टेम्परेचर क्या है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सारे आइस का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर मैं आइस को ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रखूँ, ये आइस तो मेल्ट भी तो कर सकता है ना। 0 डिग्री सेल्सियस ये इंश्योरिटी नहीं दे रहा है कि आइस, ये जो आइसक्रीम है वो मेल्ट नहीं होगा, इसका इंश्योरिटी नहीं दे रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसके ऊपर हम लोग नमक डाल रहे हैं, यहाँ पे ये जब नमक डालते हैं तो ये सारे आइस क्या होते हैं, ये सारे आइस का फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है, सारे आइस का कम हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट अब कम हो जाएगा। अब क्या होगा, ये आइस जो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे ही था, उससे ज़्यादा ठंडा नहीं हो पा रहा था, अब क्या हो रहा है, ये -4 डिग्री पे ये फ्रीज हो जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, -4 डिग्री सेल्सियस पे अब ये फ्रीज हो जा रहा है। ठीक है, -4 डिग्री सेल्सियस पे जाके अब ये फ्रीज हो रहा है। मतलब पहले जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, अब ये -4 डिग्री सेल्सियस तक भी वो रीच कर पा रहा है, इतना कम टेम्परेचर वो रीच कर ले रहा है। अब -4 डिग्री सेल्सियस पे तो आराम से वो आइसक्रीम को जमा के रखेगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, अब इस केस में आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल इंश्योरिटी आ गई, अब -4 डिग्री सेल्सियस है और आइसक्रीम बिल्कुल अब नहीं पिघलेगा। ठीक है, इसी के साथ आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि स्टेटमेंट 1 सही है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 NaCl हम लोग डालते हैं आइसक्रीम बॉक्स में ताकि वो आइसक्रीम पिघले नहीं, और क्या होता है NaCl डालने से वो जो फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन हो रहा था वो डिप्रेशन क्या हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।